ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम जगह ढूंढते वृक्ष। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की है। यह सच है कि आजादी के बाद से हमने कृषि, उद्योग, विज्ञान, वाणिज्य आदि सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर अभूतपूर्व विकास किया है। हमारा भौतिक विकास भी आश्चर्यजनक है, परंतु ये भी सच है विकास का ये विशाल शिखर हमने अपने ही प्राकृतिक संसाधन नष्ट करके खड़ा किया है, जिसमें सबसे ज्यादा कहर बरपा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों के मुख्य घटक वृक्षों पर। वृक्ष जो कि प्रतीक थे हमारी पहचान के, हमारी अस्मिता के, और प्रतीक थे किसी गांव या नगर का रास्ता बताने के। देश में आज सैकड़ों गांवों और नगरों के नाम वृक्षों पर हैं। इन गांवों और नगरों में उस नाम के वृक्ष तो पता नहीं आज मौजूद भी हैं या नहीं, लेकिन ये गांव अवश्य आज नगरों में और नगर महानगरों में बदल गए हैं। बदलाव की इस प्रक्रिया में एक अति सुंदर हरियाली दबा बैठे हैं ये नगर और महानगर अपनी तलहटी में। चांदनी चौक दिल्ली के श्री फारूक अहमद बताते हैं, ये चांदनी चौक था, बीच में इसकी नहर हुआ करती थी और इधर उधर साइड के अंदर पेड़ हुआ करते थे, बड़ी हरियाली हुआ करती थी। और इसका एक मुकाम था दिल्ली के अंदर, ये शाहजहांआबाद की बहुत मशहूर जगह है चांदनी चौक, लेकिन अफसोस आज इसको बर्बाद हो गया है। मुंबई की श्रीमती पुष्पा चंदन शिवे, अपने इर्द गिर्द बड़ी बड़ी इमारतें देखकर एक पल को दिल को बहुत खुशी होती है, पर अचानक एक उदासी उस खुशी को खत्म कर देती है। ये उदासी है उन हरे भरे पेड़ों की गैर मौजूदगी के लिए, जिन्हें इन इमारतों ने खत्म कर दिया। हमारा शहर एक कंक्रीट जंगल बन गया है, एक ऐसा पत्थरों का जंगल जिसमें वृक्ष बहुत ही कम है। अपना मकान ऊंचा बनाने के लिए हमने अपनी ही जड़ें काट डाली। दिन ब दिन बढ़ रही इमारतों, कल कारखानों, सड़कों, फर्नीचर के साथ साथ लगभग 50 प्रकार के कार्यों के लिए हमारे देश से प्रतिवर्ष 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से वृक्ष काटे जा रहे हैं। गुवाहाटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री अवधेश गंगोरी, अगर पूर्वोत्तर राज्यों को देखें तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 3 साल में पूर्वोत्तर राज्यों से हमने 635 वर्ग किलोमीटर जंगल गंवाए हैं। वृक्षों के संदर्भ में देश की समग्र तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं पर्यावरणविद श्री अनुपम मिश्रा। आजादी मिलने के बाद देश की जो पहली वन नीति बनी थी उसमें 33% वन क्षेत्र की कल्पना की गई थी, लेकिन व्यवहार में ऐसा किसी वजह से नहीं हो पाया और विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती रही। बहुत सारे लोगों को ऐसा अंदाज था कि हमने विकास के लिए जो जंगल काटे हैं वो इतने अधिक नहीं कटे हैं कि उसका कुछ दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, लेकिन बाद के दिनों में अकाल और बाढ़ हर वर्ष के मेहमान बन गए और इसकी बहुत बड़ी कीमत लोगों को, समाज को चुकानी पड़ी और सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा बोझा बनने लगा। सन 80 तक आते आते हम लोगों को पता चला कि कहाँ तो कल्पना 33% वन क्षेत्र ढकने की थी, लेकिन वास्तव में अभी हमारे हाथ में 12-13% वन क्षेत्र ही रह गया है। इसलिए हम सबको वनों के महत्व को फिर से याद करना होगा। वृक्षों के महत्व या इनसे होने वाले लाभों की यदि सूची बनाई जाए तो ये 1000 के आंकड़े को पार कर जाती है, और यदि एकमात्र वृक्ष से समाज को होने वाला लाभ देखें तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पर्यावरणविद श्री महेश चंद्र मेहता बताते हैं, एक पेड़ जो 50 साल के दौरान में जो ऑक्सीजन देता है वो कम से कम 7 लाख के बराबर की होती है। जो नीचे जो जमीन है उसको कितना प्रोटेक्ट करता है, सॉइल इरोजन को कैसे बचाता है, और उसकी जो लकड़ी है, तो इस तरह के अगर हम सब चीजों को जोड़ते हैं तो वो कम से कम 30 से 32 लाख के लगभग बनती है। इस दृष्टि से देखें तो आजादी के बाद से जितना बजट हमने विकास कार्यों में खर्च किया है उससे ना जाने कितना गुना अधिक की पूंजी हमने वृक्षों के रूप में नष्ट कर दी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश कहीं इसी वजह से तो विकास की वांछित गति को नहीं पकड़ पा रहा। बनारस के पूर्व वन संरक्षक श्री एल यादव,
जो वन हमारे प्राचीन काल में थे और हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, तो हमारी सारी संस्कृतियों का विकास भी वनों से ही हुआ है। तो हमारे देश में वनों की संपदा बहुत प्रचुर मात्रा में थी और उनका ह्रास भौतिकतावादी शहरीकरण और औद्योगिकरण उसकी चपेट में आया है और लोगों ने अच्छे वनों को नष्ट किया है और इन वृक्षों के साथ नष्ट कर दी है वृक्षों और इनसे जुड़ी अनेक दुर्लभ प्रजातियां और ना जाने कितने ही जीव जंतु। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक डॉक्टर M.A. हक एक बरगद का बड़ा पेड़ या पीपल का बड़ा पेड़ या नीम का बड़ा पेड़ लेंगे और उसके छाल को आप थोड़ा सा हटाएं अगर, तो उसके नीचे से कई कीड़े निकल आएंगे आपको। तो अगर आप एक बड़े पेड़ को लेंगे और उस पर गिनेंगे, छोटे छोटे कीड़े से लेकर के पक्षी या छोटे मोटे जानवर वगैरह सभी चीजें, हजारों या लाखों की तादाद में आपको जो है कीड़े मकोड़े वगैरह मिल सकते हैं। वृक्षों और इनमें रहने वाले जीवों में वो सब कुछ होता है जो मानव में है। अंतर केवल इतना है कि ये मानव तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाते, उससे जान बचाकर कहीं दूर दौड़ भाग नहीं सकते, किसी से अपना दुख दर्द साझा नहीं कर सकते। तिरुअनंतपुरम के प्राणी शास्त्री प्रोफेसर के.जी. बालाकृष्णन कहते हैं, ये पेड़ ये पौधे हमारे अपने सगे संबंधी है ना, इनको अकारण काटना पाप है ना। इनकी भी तो जान है, इनके भी दिल हैं। चाकू या कुल्हाड़ी लेकर हम उनके पास उन्हें काटने जाते हैं तो उनका दिल दुखता होगा ना। शायद इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, आगरा के शिक्षा शास्त्री डॉक्टर चंदन लाल पराशर 12 पुराण के 172वें अध्याय के 39वें श्लोक में ऋषि ने इस प्रकार का भाव अभिव्यक्त किया है कि अश्वत्थमेकम पिचुमंदमेकम न्यग्रोधमेकम 10 पुष्प जाति द्वे तथा दाढ़ पुष्प रूपे पंचाम्र रूपी नरकम नयाति। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में एक पीपल का वृक्ष लगा देता है, एक नीम का वृक्ष लगा देता है, एक बट का वृक्ष लगा देता है और 10 पुष्पों के वृक्षों को लगा देता है, 2 अनार के पेड़, 2 नारंगी के पेड़ लगाने वाला व्यक्ति तथा इसी के साथ जो व्यक्ति 5 आम्र के वृक्षों को लगाने वाला होता है, वह कभी नरक को नहीं जाता, अर्थात उसे कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती। लेकिन आधुनिक समाज इस स्वर्ग नरक को नहीं मानता। हाँ, प्राकृतिक सुरमयता, रमणीयता और वासंती वैभव के लिए पूरी धरा में मशहूर कश्मीर को इस धरती का स्वर्ग अवश्य मानता है। यानी जहां प्रकृति है वहां स्वर्ग है और जहां स्वर्ग है वहां सब कुछ है। प्रकृति है तो पानी है, पानी है तो बिजली है और बिजली है तो प्रकाश है और प्रकाश नहीं तो अंधकार। मैं रामेश्वर राव, मैं बिहार से 5 साल पहले आया था दिल्ली में काम धंधे के लिए। यहाँ पे पता नहीं कितनी तरह की परेशानियां हमें उठानी पड़ती है। बिजली, पानी, हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां फैल गई है। यहाँ पे जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरा जीवन नरक हो गया है। मुंबई में अब मात्र एक प्राकृतिक उद्यान बचा है। जब तक ये उद्यान है, मुंबई में तब तक ही पीने का पानी है। यहाँ के पूर्व वन संरक्षक श्री नितिन काकोडकर, मुंबई को जो पानी मिलता है वो पानी तुलसी लेक और विहार लेक से मिलता है। ये दोनों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है और जैसे बोला जाता है बहुत बार कि जंगल नदी की माँ है। क्योंकि ये जंगल है राष्ट्रीय उद्यान का, उसलिए ये पानी है और ये पानी है उसलिए मुंबई का नागरिक आज जी पा रहा है। वन विभाग मुंबई के ही पूर्व संयुक्त सचिव श्री A.K. निगम इसे कुछ और स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे 6 झीलें हैं जिसमें से 4 जो हैं वो राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में है और इस प्रकार वो बची हुई हैं। पुवई जो झील है उसका पानी खराब हो चुका है और उसका कारण ये है कि ये वन क्षेत्र से बाहर है और इसको प्रोटेक्शन जो अपेक्षित है वो नहीं मिल सका है। आज 1 बोतल पानी खरीदते हैं, क्या सब लोग वो पानी खरीद सकते हैं? यदि इसी रफ्तार से वृक्ष कटते रहे तो न सिर्फ ये सारा संतुलन ही डगमगा जाएगा बल्कि नई नई बीमारियां भी पैदा होंगी, जिसकी झलक आज शुरू हो गई है। दिल्ली की लेखिका श्रीमती मधु बी जोशी, दिल्ली का जो वातावरण है उसमें क्वालिटेटिव एक अंतर महसूस किया है। गर्मियां यहाँ ज्यादा भयंकर पड़ने लगी हैं, सर्दियां बहुत खुश्क हुई हैं। बीते वर्ष
झांकता रहा रोशनदान से मुट्ठी भर आसमान, और झरती रही कमरे में अंजुरी भर शिशिर धूप, छिजते रहे क्षीणकाय दिन बूंद दर बूंद सलाइन बोतलों की तरह, और गुजर गया ये वर्ष भी। डॉक्टर रामविलास शर्मा की इन पंक्तियों को गुवाहाटी की एक गृहिणी श्रीमती उल्पी काकती की नजरों से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए ना, पहले सितंबर में सर्दी होती थी, आजकल दिसंबर गया है, बरसात में भी कमी, और पर्यावरण में प्रदूषण भी इतना ज्यादा बढ़ गया कि नई नई बीमारी भी होने लगी है। कोरोना की जड़ में वृक्षों की जड़ों का न होना कितना बड़ा कारक है। आइए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक और पर्यावरणविद श्री D.K. शर्मा से जानने की चेष्टा करें। पहले क्या था कि जो हमारे ये जंगली जानवर थे वो जंगल में रहते थे, घने जंगल थे, यानी कि उनका जो संपर्क था वो मानव आबादी से नहीं था। जैसे जैसे धीरे धीरे जंगल कटते गए तो अब उनका जो आगमन है वो मानव आबादी की तरफ आने लगा, और अगर वो मानव के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं आ रहे हैं तब भी जो मानव के जो पालतू जानवर हैं वो जो कम घने जंगल हैं वहां पर चरने के लिए जाते हैं तो वो जंगली जानवरों के संपर्क में आ जाते हैं, तो उनके जो कुछ जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो उनको लेके आते हैं और मानव आबादी के बीच में आ जाते हैं। अगर वो मानव आबादी के पास आएंगे तो बहुत सारे रोगों के होने की संभावना है। अगर हमको मानव सभ्यता को इन चीज़ों से बचाना है तो हमको जंगलों को बरकरार रखना है ताकि इस तरह के खतरे भविष्य में दोबारा ना आए। इन खतरों ने एक तरफ जहां कोरोना जैसी महामारी को जन्म दिया है, वहीं ये अच्छी तरह समझा दिया है कि पर्यावरण ही जनक है और पर्यावरण ही प्रलय भी है। जाने माने पर्यावरणविद और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक जनाब फैयाज खुद सर। ग्रीन हाउस गैस में इतनी कमी आई है, अभूतपूर्व गिरावट आई है, जो ये बहुत क्लियर बताता है कि किस तरह कारखानों का बंद होना और हवाई जहाजों का नहीं उड़ना और गाड़ियों का नदारद होना, ये सारे चीजों ने मिलके एक साथ कार्बन उत्सर्जन को कम किया, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी वो बिल्कुल साफ नजर आने लगा। कारखानों के बंद होने से जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है उनका आना कम हुआ, इसमें दो राय नहीं है। और एक्टिविटीज जब सारी बंद होती हैं तो सिल्ट जो है ना वो डिपॉजिट हो जाता है, और जब सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, डिस्टर्बेंस रिजीम जब पानी में कम होता है तो सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है। डिस्टर्बेंस का मतलब था भैंस का आना, लोगों का घूमना, बोटिंग करना, कपड़े धुलना वगैरह वगैरह। तो जब सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है तो थोड़ी बेहतर तो पानी फिर तो बेहतर लगेगा। एक स्थिति ये भी देखिए। मैं प्रभुलाल, मुझे यहाँ दिल्ली में आए हुए 5 साल हो गए। 5 साल के बाद मेरी आवाज को पता नहीं यहाँ क्या कुछ ऐसा हो गया कि मैं अपना अनाउंसिंग का जो कार्य था वही नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हो जाता है शहर में आकर आदमी की आवाज को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीना वोहरा। गले की बीमारियां जो हैं और चेस्ट की बीमारियां हैं और जो सर्दी और जुकाम रहना मतलब साइनोसाइटिस और वो ये सब जो बीमारियां हैं, ये फिजिकल बीमारियां पॉल्यूशन के कारण बहुत बढ़ रही हैं। जैसे कि बच्चों में खासकर बहुत ज्यादा असर आ रहा है, ये तो WHO स्टडी बताती है, ICMR की स्टडीज भी बता रही हैं। आखिर क्यों आकर खड़ी हुई है ये सारी समस्याएं। फिर पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। वन प्रबंधन संस्थान हैदराबाद के समन्वयक श्री सत्य श्रीनिवास। प्री इंडिपेंडेंस में जंगल से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अहमियत दी गई है। इसी पॉलिसी को आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इस्तेमाल करने के कारण जंगल अब रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहते हैं हमारे नियम और कानून। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व महानिरीक्षक श्री M.K. शर्मा से जानने का प्रयास करें। जहां तक वनों के संरक्षण की बात है, वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है जो कि राज्य सरकारों की जवाबदारी है। वो असेंबली में उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है और उसके जो सेक्शंस हैं उसके मुताबिक वो उसको नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज में, शहरों में कहीं कहीं पर फेलिंग ऑफ ट्रीज एक्ट बनाया हुआ है किसी किसी राज्य में, जिसके अंदर में अगर म्युनिसिपैलिटी में कोई पेड़ अगर तोड़ते हैं तो उसके लिए ट्री ऑफिसर्स हैं, उस ट्री ऑफिसर से परमिशन लेना अनिवार्य है। अगर परमिशन लेके नहीं तोड़ेंगे तो फिर उनको पेनल्टीज होती है, और अगर तोड़ने की परमिशन दी जाती है तो एक पेड़ के बदले में कहीं पे 2 पेड़ लगाने का प्रावधान है, कहीं 5 पेड़ लगाने का प्रावधान है। तो ऐसे ऐसे एक म्युनिसिपैलिटी से दूसरे म्युनिसिपैलिटी में इन कानूनों में थोड़ा बहुत फर्क है। राज्यों में ये नियम और कानून कहाँ तक लागू हो पाए हैं, आइए एक बार फिर मुंबई की ओर चलें। सच कारण के लिए वृक्ष काटने की अनुमति महापालिका देती है,
अगर कुछ खास डेवलपमेंट है या रोड पे ऐसे कभी ऐसा वृक्ष हो कि जो रास्ते पे गिर सकते हैं, ट्रैफिक खराब कर सकते हैं, महापालिका के हमारे जो अधिकारी है वो चारों तरफ से सोच समझ के परमिशन देते हैं। ये जो 800 साल भर में पूरी सिटी में जो परमिशन दिए जाते हैं तो बाकायदा कम से कम 20,000 वृक्ष हर साल लगाए जाते हैं। पर्यावरणविद प्रोफेसर C.K. वार्ष्णेय मानते हैं, एक वयस्क पेड़ को काट करके और एक छोटा पेड़ लगाना और समझना कि हमने अपने उत्तरदायित्व पूरा कर दिया, ये मेरे ख्याल से सिर्फ अपने को समझाने वाली बात है। क्योंकि पेड़ को वयस्क होने में 50 से 100 साल तक लगते हैं और जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता, जो उससे हमें पूरी सेवाएं मिलती हैं वो नहीं मिल सकती। और वृक्षारोपण के बाद क्या स्थिति होती है, दिल्ली की समाज सेविका श्रीमती मंजू उपाध्याय बताती हैं। हमने 4 साल पहले अपनी बस्ती के लोगों को लगभग 10,000 पौधे दिए थे, जो कुछ घरों में लगने के थे, कुछ सड़क पे लगने वाले पौधे थे। आज उसमें से लगभग 80% पौधे या तो नष्ट हो गए हैं या खराब हो गए हैं। वृक्षारोपण के पीछे एक सच ये भी है। विश्व प्रकृति निधि गोवा के पर्यावरणविद श्री प्रदीप अंबिये। गोवा की दृष्टि से अपन देखने तो शासकीय दृष्टि से सिर्फ कार्य होते हैं, सामाजिक वनीकरण सरकार की तरफ से हो रहा है, गोवा राज्य के वन विभाग की तरफ से हो रहा है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ रोड साइड पे प्लांटेशन कर रहे हैं, माइनिंग रिजेक्ट पे कर रहे हैं। और पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरणविद लोग जो है अपनी तरफ से गवर्नमेंट को भी अपने सलाह देते हैं, पर वो सफलता की ओर नहीं जा पाती क्योंकि कहीं न कहीं जाके अटक जाती हैं। जाने माने पर्यावरणविद श्री MC मेहता इसमें अपने विचार कुछ इस तरह जोड़ते हैं। सरकार जो है उसने कदम तो उठाए, लेकिन वो कदम जो है वो अधूरे कदम है। उनमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स नहीं आए। आज लाखों पेड़ जो है वो कागजों पर लग जाते हैं, लेकिन वो पेड़ जो है वो कहीं जमीन पर दिखाई नहीं देते। तो मेरा ये कहना है कि हमें अगर जंगलों को बचाना है, पेड़ों को लगाना है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको इस सारी मूवमेंट में शामिल करना होगा, उनको एक शिक्षा दी जाए। और अगर हम आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देंगे, उनको जागरूक करेंगे, तो वो बच्चे जो है बहुत ज्यादा जो है वो पेड़ों को बचाने में और पेड़ों को लगाने में योगदान हो सकता है। विगत कुछ वर्षों से देश में वृक्षों के प्रति जागरूकता तो बनी है, पर शहरों में सबसे बड़ी समस्या है जगह की। दिल्ली की ऊंची इमारत में रहने वाली वृक्ष प्रेमी नीतू कहती हैं, क्या करें, घर में जगह तो है नहीं पेड़ लगाने के लिए, तो नकली पौधे बाजार से ला करके सिंथेटिक प्लांट से ऐसा कुछ लगा लेते हैं, उसी से काम चलाते हैं। और देखिए बनारस की तंग बस्ती में रहने वाली श्रीमती राधा की ये भावना। यो तो जनता हमहू हन कि बिरवा से सबही और हरियाली होत है, लेकिन तंग जगहन में रहन वाले साहब कैसे लगाई। साहब अगर तनिको खुली जगहन की सरकार कुछ व्यवस्था करे तो हम खूब हरियाली दिखाए सकित हन और खूब बिरवा लगा सकित हन। लेकिन यदि मन में थोड़ी सी संकल्प शक्ति हो तो जगह निकाली जा सकती है। मुंबई की फिल्म निर्माता उमा बनर्जी। मैं मुंबई शहर के एक बहुत ही व्यस्त सड़क डॉक्टर एनी बेसेंट रोड पर रहती हूँ। मैंने फिर भी कभी ट्रैफिक के शोर शराबे से बचने के लिए अपने बैल्कनी को घेरा नहीं लगाया, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ से थोड़ा सा आसमान और फुटपाथ पर लगे बॉटल ब्रश का वो विशाल काय पेड़ मुझे नजर आता था। वही पेड़ मुझे ऋतु बदलने की खबर देता था, पर उसे काटने का समय कब आ गया पता ही नहीं चला। इंसानों को और जगह की आवश्यकता होने लगी और फुटपाथ को छोटा कर सड़क को चौड़ा बनाने में बॉटल ब्रश का वो पेड़ शिकार हुआ। मैं उस दिन बेवजह अधिकारियों से लड़ी थी। उसी दिन मैंने अपने बिल्डिंग के एक कोने में जहां सीमेंट के स्लैब लगे हुए थे उस जगह को खुदवाया और खजुरा से लाए एक अमरूद का पेड़ वहां लगवाया। सोसाइटी के कुछ लोगों को इससे आपत्ति जरूर हुई थी, पर मैं तो जैसे उस छोटे से पौधे की पहरेदार बन बैठी। वो जतन पाकर फलने फूलने लगा। सोसाइटी के कुछ लोग जैसे एकदम बदल गए, अमरूद खाते और पेड़ों की आवश्यकता की बात करते। उस दिन से मैंने ठान लिया कि अपने जीवन काल में कम से कम 100 पौधे मैं लगाऊंगी। अगर सबने ये प्रतिज्ञा ली तो जरा सोचिए, कम से कम आज से 10 साल बाद हमारे देश को हम कुछ प्रतिशत अधिक हरा क्षेत्र नहीं दे सकते? 100 ना सही, अगर हम 10-10 वृक्ष भी लगाएं तो जल्द ही उस मुकाम को पा सकते हैं जो मुकाम आज से 20 साल पहले तक
वृक्षों को काटकर बिल्कुल कंगाल हो चुके हरियाणा के गांव सुखो माजरी ने वृक्षारोपण के जरिए पाया है। यहाँ के एक रहवासी श्री हरि कृष्ण। हमारे को ये भी पता था कि जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ बारिश भी कम होती है। पहले बुजुर्ग भी बताते थे, हमें भी ये पता चला। अब बाहर से ज्यादा, जब से पेड़ हुआ, जब से बाहर से ज्यादा लगी, इधर भी होने नहीं, बहुत कम होती थी अनाज। हम बाहर से लाते थे, गाँव में नहीं होता था, अब बेचते हैं। हर चीज में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ स्कूल भी है, बच्चे भी हैं, रहन सहन भी ठीक हो गया बच्चों का। हर चीज का फायदा ही फायदा हुआ है। मकान देख लो, पक्के पड़े हैं, पहले कच्चे थे। यहाँ कुछ नहीं था, बुरा हाल था हमारा भी। ना कुछ लाने को था, ना देने को था, ना खाने को था, ना पीने को था। अगर हमारे को यह जागृति न होती, जंगल कहाँ बचता। जंगल भी बर्बाद, हम भी हो रहे थे बर्बाद, इसमें क्या है। और देखिए, समाज सेवी श्री दिलीप वैद्य की नजरों से वृक्षारोपण के बाद गुजरात के इस शहर की सूरत। यह शहर सूरत शहर जो अपनी गंदगी के कारण बदनाम था। एक समय ऐसा था कि मन करता था कि शहर को छोड़ चलें, लेकिन पिछले कुछ 5-7 सालों में, और उनमें भी लगभग 94 के आसपास से, इस शहर ने जो काया पलटी है सुंदरता की, ऐसी सीमा पर यह शहर पहुंच चुका है कि अब मन करता है कि इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाएं। अगर कहीं कोई प्यार करने जैसा शहर लगता है तो शायद ये सूरत शहर। गांव सुखो माजरी के लोग अब सुख की नींद सो रहे हैं और सूरत शहर की सूरत भी अब बदल ही चुकी है। पर क्या कभी पूरे देश की सूरत भी बदल पाएगी? क्या कभी वृक्ष यहां राष्ट्रीय वन नीति द्वारा सुझाई गई 33% जगह बना पाएंगे? बेंगलुरु के पूर्व मुख्य वन संरक्षक श्री पीसी पांडे। यह लक्ष्य थोड़ा कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। इसकी प्राप्ति के लिए गांव से प्रारंभ करके तहसील, जिले तथा राज्य स्तर को लक्ष्य बनाकर चला जाए तो यह संभव है। परंतु यह कार्य केवल सरकार या वन विभाग के वश का नहीं है। देश की जनता को इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक लंबे अरसे से देश में वृक्षारोपण और इसमें सहयोग करने वालों को प्रोत्साहित करने में जुटे हुए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर वे पूरे देश दुनिया के अनेक लोगों से न केवल बात करते हैं, बल्कि वृक्षारोपण के नए नए तरीके और जगह भी ढूंढते हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में नया हौसला और संबल देती ये प्रेरणाएं। साथियों, हमारे यहाँ जैसे तीर्थ यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है। और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में से कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की इस साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बैंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं और मुझे पता चला है इस अभियान का नाम भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। साथियों, ऐसे ही लोगों के प्रयासों से देवभूमि और तीर्थों की वो दैवीय अनुभूति बनी हुई है जिसे अनुभव करने के लिए हम वहां जाते हैं। इस देवत्व और आध्यात्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अभी हमारे देश में 4 धाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं होगी। सावन मास में तो शायद हर गांव में कोई न कोई मेला लगता है। साथियों, हम जहां कहीं भी जाए, इन तीर्थ क्षेत्रों की गरिमा बनी रहे। सुचिता, साफ सफाई
एक पवित्र वातावरण, हमें इसे कभी नहीं भूलना है, उसे जरूर बनाए रखें। और इसलिए जरूरी है कि हम स्वच्छता के संकल्प को याद रखें। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। आवश्यकता है जितना हरा रंग हमारे तिरंगे में सदा समान रूप से विद्यमान रहा है, उतना ही रंग वृक्षों के माध्यम से इस धरती पर भी नजर आए, ताकि विकास के नए पथ तैयार हो सकें, गांव फिर से आबाद हो सके और सोने की चिड़िया कही जाने वाली ये धरती फिर से अपना वही वैभव प्राप्त कर सके। जगह ढूंढते वृक्ष वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप भेंट वार्ताओं पर आधारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का था और आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।